हेलो फ्रेंड्स, एडो नाम में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे और ये सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों फॉर्मेट में दिया गया है। तो यह बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और अन्य सभी एग्जाम जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री पूछा जाता है तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है वीडियो। पूरे वीडियो को कंप्लीट रूप से देखें। छोटा सा वीडियो है, इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन बन जाएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1941 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2 और 4, यानी कि जर्मनी का रूस पर आक्रमण और जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण। यह है जो 1941 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन 2 घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई थी। ठीक, तो इसको एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का रूस पर आक्रमण और जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण की घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई थी। 22 जून 1941 ईस्वी को जर्मनी सेना ने रूस पर आक्रमण कर यूक्रेन, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, फिनलैंड और पूर्वी पोलैंड पर रूसी सेनाओं को हटाकर अधिकार कर लिया, किंतु हिटलर अपने प्रमुख लक्ष्य अर्थात मास्को पर अधिकार करने और रूसी सेना का विनाश करने में असफल रह गया। जर्मनी की पराजय स्टालिनग्राड से आरंभ हुई थी। जर्मनी की पराजय स्टालिनग्राड से स्टार्ट हुई और फरवरी 1943 ईस्वी तक 1 लाख से अधिक जर्मन सैनिक मारे गए। अब मास्को पर खतरा टल गया था। अब मास्को का जो जीतने वाला था जर्मनी, वो अब नहीं जीत पाया। 22 अप्रैल 1945 को रूस ने बर्लिन पर आक्रमण किया। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका की फौजें भी वहां पहुंच गई। 22 अप्रैल 1945 को रूस ने बर्लिन पर आक्रमण किया। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका की फौजें भी वहां पहुंच गई। अंत में 2 मई 1945 ईस्वी को बर्लिन का पतन हो गया तथा 4 मई को जर्मन सेनाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया। हिटलर ने अपनी पत्नी इब्रावान, पूछ सकता है क्वेश्चन कि हिटलर की पत्नी कौन थी, तो हिटलर की पत्नी थी इब्रावान। हिटलर ने अपनी पत्नी इब्रावान सहित आत्महत्या कर लिया और इटली के देशभक्तों ने भी मुसोलिनी और उसकी पत्नी को गोली से मार दिया। 7 मई 1945 ईस्वी को संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद 8 मई को यूरोप में युद्ध बंद हो गया। 7 मई 1945 को संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद 8 मई को यूरोप में युद्ध बंद हो गया। अब देखते हैं जापान का अमेरिका पर आक्रमण। जापान ने जर्मनी के साथ मिलकर रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का निर्माण किया। रोम, बर्लिन और टोक्यो धुरी का निर्माण किया। 1940-41 में जापान ने देखा कि रूस हार रहा है, इंग्लैंड एकांकी एवं निर्बल है और संयुक्त राज्य युद्ध के लिए तैयार नहीं है, तो फिर उसने प्रशांत महासागर में एकमात्र बचे हुए प्रतिद्वंदी संयुक्त राज्य अमेरिका को चुनौती देने के लिए युद्ध की घोषणा किए बिना 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को अचानक हवाई द्वीप समूह में स्थित पर्ल हार्बर पर हवाई जहाजों तथा पनडुब्बियों से आक्रमण करके उसका बहुत बड़ा भाग नष्ट कर दिया। इस आक्रमण में 19 नौसैनिक जहाज, 8 जंगी जहाज तथा 177 विमान नष्ट हो गए। 2343 सैनिक मारे गए, 2343 सैनिक मारे गए और 2000 से अधिक घायल हुए। संयुक्त राज्य की यह सबसे बड़ी हार थी। इस घटना के अगले दिन 8 दिसंबर को अमेरिका और इंग्लैंड ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जापान की पराजय और विश्व युद्ध का अंत देखते हैं। 26 जुलाई 1945 ईस्वी को पोट्सडैम सम्मेलन में मित्र राष्ट्रों ने जापान से बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग की, किंतु जापान ने इसे स्वीकार नहीं किया। परिणाम स्वरूप 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया। प्रलयकारी विनाश से भयभीत होकर 10 अगस्त को पोट्सडैम घोषणा की शर्तों के आधार पर आत्मसमर्पण का प्रस्ताव भेजा। 14 अगस्त को भयंकर और विनाशकारी द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, 14 अगस्त 1945 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था। त्रिदेशीय संधि का सदस्य कौन सा नहीं था, तो इसका आंसर इटली हो जाएगा। इटली त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था। 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली ने एक त्रिगुट बना लिया। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली ने एक त्रिगुट बना लिया। 1907 ईस्वी में फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने भी त्रिगुट के विरोध में एक त्रिदेशीय संधि बना ली। फ्रांस, रूस और ब्रिटेन। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुई। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई, तो 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुई। प्रथम विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया। कितने देशों ने, तो प्रथम विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध में का
जो तात्कालिक कारण था वो ऑस्ट्रिया के राजकुमार, जो ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी वियना है और ओपेक का हेडक्वार्टर भी ऑस्ट्रिया में है, वियना में। ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्विनिया की राजधानी सेराजोवो में 28 जून 1914 को हत्या हुई थी। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम क्या था? तो इसका नाम था धुरी शक्ति। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्ति यानी कि जो एक्सिस पावर था उसका निर्माण किया था। और अमेरिका और इंग्लैंड ये सब मिलकर के, रूस मिलकर के है जो किया था, आप जानते हैं उसका नाम था मित्र राष्ट्र। प्रथम विश्व युद्ध के समय धुरी राष्ट्रों के अंतर्गत जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया आदि था। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय धुरी राष्ट्रों में कौन कौन था शामिल? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय धुरी राष्ट्रों की गुट में इटली तथा जापान भी शामिल हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की गुट में कौन था? इंग्लैंड था, जापान था, संयुक्त राज्य अमेरिका था, रूस था, फ्रांस था। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की गुट में था इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस इत्यादि। द्वितीय विश्व युद्ध के समय धुरी राष्ट्रों के विरोध स्वरूप दूसरी तरफ लोकतांत्रिक राज था। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय धुरी राष्ट्रों के विरोध जो उसके, जैसे अमेरिका में, जापान में, वहां पे लोकतांत्रिक राज्य था। लोकतांत्रिक राज्यों के अंतर्गत इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि शामिल था, जिन्हें मित्र गुट नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो जापान है, जो प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका, ये सब इंग्लैंड के साथ मित्र राष्ट्र में था, लेकिन ये द्वितीय विश्व युद्ध में है जो ये इटली और जर्मनी के साथ में मिल गया था। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1 सितंबर 1939 ईस्वी को, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण से माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1940 ईस्वी को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण से माना जाता है। आरोपित संधि के नाम से विख्यात वर्साई की संधि 28 जून 1919 को द्वितीय विश्व युद्ध का गर्भगृह कहा जाता है। आरोपित संधि के नाम से विख्यात है वर्साई की संधि, जो 28 जून 1919 को हुआ था, और यह द्वितीय विश्व युद्ध का गर्भगृह कहा जाता है। जापान द्वारा 7 दिसंबर 1941 को हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिका नौसैनिक अड्डे पर हमला किया था। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया था 8 दिसंबर 1941 को। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा 7 मई 1945 को आत्मसमर्पण किया। अमेरिका द्वारा 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय, जिसका नाम यूरेनियम 235 तथा इसका जो परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 को, उसका नाम था लिटिल बॉय और ये यूरेनियम 235 का बना था। तथा 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी पर फैटमैन, दूसरा बम था फैटमैन, उसका नाम वो जो बना हुआ था प्लूटोनियम 239 से, इसका जो एटम बम जापान के 2 शहरों पर गिराया गया था अमेरिका द्वारा। 2 सितंबर 1945 को जापान द्वारा अमेरिका के समक्ष आत्मसमर्पण पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। 2 सितंबर 1945 को जापान द्वारा अमेरिका के समक्ष आत्मसमर्पण पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय स्वयं मुसोलिनी ने कहा था, जो इटली के था, मुसोलिनी ने कहा था कि दोनों विचारधाराओं के संघर्ष में समझौता होना असंभव है। इस संघर्ष के कारण या तो हम रहेंगे या वे रहेंगे। देख सकते हैं आप किस तरीके से युद्ध का है जो चल रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय स्वयं मुसोलिनी ने कहा था कि दोनों विचारधाराओं के संघर्ष में समझौता होना असंभव है। इस संघर्ष के कारण या तो हम रहेंगे या वो रहेंगे। फाल्स महोदय ने द्वितीय विश्व युद्ध को प्रतिशोधात्मक युद्ध की संज्ञा दी है। फाल्स महोदय ने कहा है कि यह द्वितीय विश्व युद्ध है जो प्रतिशोधात्मक युद्ध है। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई? तो ये 1871 में फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना हुई। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना 1871 में, जब फ्रांस के पूंजीपति वर्ग यानी कैपिटलिस्ट ने लगभग 20,000 मजदूरों का कत्लेआम कर सर्वहारा वर्ग के प्रथम क्रांतिकारी अनुभव को मिटा दिया। इसके बाद पहली बार मजदूर वर्ग ने पेरिस कम्यून मंच के जरिए एकजुटता दिखाते हुए यह साबित किया कि वही एकमात्र पेरिस कम्यून के जरिए एकजुटता दिखाते हुए साबित किया कि वे ही समाज में एकमात्र मजदूर वर्ग है। फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो 1789 में हुई। फ्रांस की क्रांति का नारा है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, और ये भारतीय संविधान के है जो प्रस्तावना में भी इसको जोड़ा गया है, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या था? तो लिब्रे, इसको याद रखें। तो फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा थी लिब्रे। मापतौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। मापतौल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है? फ्रांस की।
प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वार का तत्कालिक कारण क्या था? तो यह फर्डिनेंड की साराजेवो में हत्या। ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की साराजेवो में हत्या प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया द्वारा हंगरी के साथ मिलकर सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ शुरू हुई। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 को हुई। इसे महान युद्ध या सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, यूनाइटेड नेशन की। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 4 वर्षों तक चला और इसमें 37 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व जो दो खेमों में बट गया, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया और इसमें शामिल अन्य देश थे ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की और बुल्गारिया। तो बुल्गारिया कहाँ था पूछा क्वेश्चन, तो बुल्गारिया है जो धुरी राष्ट्र में शामिल था जर्मनी के साथ। मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, जापान और रूस, पूर्व सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस शामिल था। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ हुई। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत 28 जून 1919 ईस्वी को जर्मनी के साथ हुई वर्साई की संधि को द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण माना जाता है। इस संधि के तहत आधिकारिक रूप से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। 18 जनवरी 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ जिसमें 27 देश भाग ले रहे थे, मगर शांति संधि का शर्त केवल 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तय कर रहे थे। बाल्कन युद्ध 1912 और 1913 में बाल्कन प्रायद्वीप में लड़े गए दो संघर्षों की एक श्रृंखला थी। बाल्कन युद्ध 1912 और 1913 में बाल्कन पेनिनसुला में लड़े गए दो संघर्षों की एक श्रृंखला थी। प्रथम बाल्कन युद्ध 8 अक्टूबर 1912 से 30 मई 1913 तक और दूसरा बाल्कन युद्ध है जो 16 जून 1913 से 10 अगस्त 1913 तक चला। प्रथम बाल्कन युद्ध ओटोमन साम्राज्य और 4 बाल्कन राज्य जैसे ग्रीस, सर्बिया, मोंटेनेग्रो और बुल्गारिया के बीच हुआ। इसमें ओटोमन साम्राज्य की हार हुई थी। दूसरा बाल्कन युद्ध हुआ बुल्गारिया और 4 बाल्कन राज्य के बीच, सर्बिया, रोमानिया, ग्रीस और मोंटेनेग्रो के बीच। इस युद्ध में बुल्गारिया को काफी क्षति का सामना करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर कि जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो यह 1868 में 1868 एडी में जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापना हुई थी। जापान सामंती व्यवस्था से ग्रसित था। जापान है जो सामंती व्यवस्था से ग्रसित था। सामंती अपने शासन की सारी व्यवस्था स्वयं देखते थे। इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए 1868 ईस्वी में जापान में रक्तहीन क्रांति यानी जिसे जापानी क्रांति नाम रखा गया, जिसमें टोकुगावा सोनगुट का अंत किया गया और मेइजी पुनर्स्थापना करके सम्राट का शासन बहाल किया गया। जापान में मेइजी युग 1868 ईस्वी से 1912 ईस्वी तक 44 वर्ष की अवधि तक थी। इस अवधि में जापान महान शासक और सम्राट मुत्सुहितो के शासन के अधीन था। इसे मेइजी सम्राट भी कहा जाता है, मुत्सुहितो को। जापान के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत मुत्सुहितो ने की थी। जापान के जो मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया मुत्सुहितो ने किया था। 1905 में जापान ने रूस को हराया और इस युद्ध की समाप्ति 5 सितंबर 1905 को पोर्ट्समाउथ की संधि के साथ हुआ था। 1905 में जापान ने रूस को हराया और इस युद्ध की समाप्ति 5 सितंबर 1905 को पोर्ट्समाउथ की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को परमाणु हमला किया, जिसके कारण जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। हिरोशिमा पर लिटिल बॉय और नागासाकी पर फैट मैन नामक परमाणु बम का प्रयोग किया गया था। किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? तो कार्ल मार्क्स ने कहा है कि इतिहास है जो वर्ग संघर्ष की कहानी है, क्लास स्ट्रगल के बारे में कहा है कार्ल मार्क्स ने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है। कार्ल मार्क्स जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। इनका जन्म 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। इनका जन्म हुआ था 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में।
वे हिगेल के दर्शन से बहुत प्रभावित थे। किसके दर्शन से? हिगेल। 1845 में फ्रांस से ब्रुसेल्स चले गए। वे 1845 में फ्रांस से ब्रुसेल्स चले गए और वहीं उन्होंने जर्मनी के मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट लीग के निर्माण में सक्रिय योगदान दिया। 1847 में एंजल्स के साथ अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद यानी कि इंटरनेशनल सोशलिज्म का प्रथम घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने स्टार्ट किया था? तो ये कार्ल मार्क्स ने। 1847 में एंजल्स के साथ अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद का प्रथम घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित किया, जो 1867 में दास कैपिटल के नाम से प्रकाशित हुआ था। दास कैपिटल जानते हैं मार्क्स, कार्ल मार्क्स, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स। वर्ग संघर्ष यानी क्लास स्ट्रगल का सिद्धांत मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद यानी साइंटिफिक सोशलिज्म का मेरुदंड है। इसका विस्तार करते हुए उन्होंने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या और देशी मूल के सिद्धांत की स्थापनाएं की। आगे देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? तो पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला। पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला के बाद यूएसए द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डा पर आक्रमण कर दिया। पर्ल हार्बर हिंद महासागर में स्थित हवाई द्वीप पर अवस्थित है। यहाँ हिंद महासागर नहीं होगा, यहाँ पे पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर। देखिए, क्योंकि पर्ल हार्बर कहाँ पे, हवाई द्वीप कहाँ है? प्रशांत महासागर में है, प्रशांत में है। ठीक है, पर्ल हार्बर प्रशांत महासागर में स्थित हवाई द्वीप पर स्थित है। ठीक है। जापान प्रथम बार मानव बम का प्रयोग पर्ल हार्बर को ध्वस्त करने में किया था। जापान है जो प्रथम बार मानव बम का प्रयोग पर्ल हार्बर को ध्वस्त करने में किया। यूएसए का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश 8 दिसंबर 1941 को हुआ। 6 अगस्त और 9 अगस्त को यूएसए ने हिरोशिमा में लिटिल बॉय और नागासाकी में फैटमैन परमाणु बम गिराया। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। म्यूनिक पैक्ट सितंबर 1938 में संपन्न हुआ। म्यूनिक पैक्ट पूछा गया क्वेश्चन है कि म्यूनिक पैक्ट कब हुआ? तो सितंबर 1938 में संपन्न हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था और अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, जो 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था और 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे भी मनाया जाता है। अमेरिका की खोज किसने किया था? अमेरिका की खोज, तो इसका आंसर कोलंबस हो जाए, क्रिस्टोफर कोलंबस। 1492 एडी में स्पेन के क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। कोलंबस ने भारत को खोजने के क्रम में रास्ता भटक जाने के कारण बहामा द्वीप की खोज लिया और यहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहकर संबोधित किया और बहामा द्वीप का नाम नई दुनिया यानी कि न्यू वर्ल्ड रख दिया। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। और भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया था। ये देखिए स्पेन की यात्री हैं, ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस। और जो भारत की खोज किया वास्को डी गामा वह पुर्तगाली था, जो 1498 में और ये 1492 में। पुर्तगाल के यात्री बार्थोलोमियो डियाज ने, देखिए डियाज पुर्तगाल के यात्री बार्थोलोमियो डियाज ने 1487 एडी में दक्षिण अफ्रीका के समीप उत्मांसा अंतरिक्ष, जिसे द केप ऑफ गुड होप की कहते हैं, उसको खोज किया था। किसने किया था? डियाज ने 1487 में दक्षिण अफ्रीका के समीप उत्मांसा अंतरिक्ष, जिसे दक्षिण कैप द केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, उसकी खोज किया था। 1498 एडी में पुर्तगाल का यात्री वास्को डी गामा उत्मांसा अंतरिक्ष होते हुए भारत में कालीकट तट पे पहुंचा था। ठीक है, 1498 में पुर्तगाल के यात्री वास्को डी गामा आयोर केप ऑफ गुड होप होते हुए पहुंचा था, जिसका नाम था उत्मांसा अंतरिक्ष। वास्को डी गामा केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पे पहुंचा। तब यहाँ के शासक कौन था? जामोरिन, जिसे सामोरी भी बोलते हैं, जामोरिन ने इनका स्वागत किया। वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक कौन था? अब्दुल मजीद था। अब्दुल मजीद वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक था। वास्को डी गामा भारत से जब वापस गया तब पुर्तगाल में 60 गुना लाभ पर भारतीय सामान को बेचा था। वास्को डी गामा भारत से जब वापस गया और पुर्तगाल में 60 गुना लाभ, ठीक है, जैसे कोई भी सामान अगर 1 रुपया में लिया तो उसका 60 गुना में वहां जाकर के बेचा था। अबुल फजल ने अकबरनामा पुस्तक में अमेरिका की खोज का जिक्र किया है। अबुल फजल ने, अकबरनामा किसने लिखा है? तो अबुल फजल ने, और आईने अकबरी भी लिखा है अबुल फजल ने। अबुल फजल ने अकबरनामा पुस्तक में अमेरिका की खोज का जिक्र किया है।
एबेल तस्मान और कैप्टन कुक को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज का श्रेय दिया जाता है। तो ठीक है, तस्मान कौन सा? तो तस्मान है जो न्यूजीलैंड और कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया, सॉरी, तस्मान ने ऑस्ट्रेलिया की खोज और कैप्टन कुक न्यूजीलैंड। इस तरीके से आप एक बार मिला लीजिएगा। यूरोपीय यात्री मार्को पोलो ने एशिया के अनेक देशों की यात्रा किया था। यूरोपीय यात्री मार्को पोलो ने एशिया के अनेक देशों की यात्रा भी किया था। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो यह 1914 में स्टार्ट हुआ। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफिया की हत्या सेराजेवो में कर दी गई। यह सेराजेवो हत्याकांड प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था। 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। 28 जुलाई 1914 को 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध का अंत हो गया। पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस शांति सम्मेलन में वुड्रो विल्सन, लॉयड जॉर्ज और जॉर्ज क्लेमेंसो की मुख्य भूमिका रही। तो वुड्रो विल्सन, लॉयड जॉर्ज और जॉर्ज क्लेमेंसो की मुख्य भूमिका रही पेरिस सम्मेलन में। वुड्रो विल्सन की 14 सूत्रीय आदर्श को शांति सम्मेलन में बहुत महत्व नहीं दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध में एक तरफा संधि ही द्वितीय विश्व युद्ध का मूल कारण आगे बना था। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये स्टालिन था। स्टालिन, लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन था। 1917 के बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? 1917 में। 1917 के बोल्शेविक क्रांति के बाद पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर में लेनिन के नेतृत्व में सरकार बनाई गई। 1917 के बोल्शेविक क्रांति के बाद पूर्व सोवियत संघ में लेनिन के नेतृत्व में सरकार बनाई गई। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हो गई। लेनिन को पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर का गांधी कहा जाता है। गांधी, यूएसएसआर का गांधी लेनिन। जोसेफ स्टालिन 1924 से 1953 तक पूर्व सोवियत संघ का राष्ट्रपति रहा। जोसेफ स्टालिन 1924 से 1953 तक पूर्व सोवियत संघ का राष्ट्रपति रहा। स्टालिन पूर्व सोवियत संघ का तानाशाह था। पूर्व सोवियत संघ को एक सशक्त राष्ट्र बनाने में स्टालिन का योगदान महत्वपूर्ण है। स्टालिन का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। स्टालिन ने 1928 में पूर्व सोवियत संघ में आर्थिक नियोजन यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग को प्रारंभ किया। स्टालिन ने 1928 में पूर्व सोवियत संघ में आर्थिक नियोजन को प्रारंभ किया। फ्रांस की राज्य क्रांति के कारणों के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करना है। तो इसका देखिए ऑप्शन डी गलत है। बुर्जुआ वर्ग, जिसे मध्यम वर्ग बोलते हैं, उसका शासन संचालन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना। ठीक है, यहाँ पे ये गलत स्टेटमेंट है। बाकी देख लेते हैं। वर्साई के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ, अमेरिकी उपनिवेश को सहायता देने के कारण फ्रांस के ऊपर चढ़ा कर का बोझ, फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था, ये सारे हैं जो यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पूछा है कि फ्रांस की राज्य क्रांति के कारण के बारे में कौन सा गलत कथन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है ऑप्शन डी है जो गलत है और बाकी सब ऑप्शन ये तीनों सही है। ऑप्शन डी गलत है। तो बुर्जुआ वर्ग, मध्यम वर्ग जिसे कहते हैं, वे सभी पढ़े लिखे लोग आते थे परंतु उन्हें शासन संचालन में हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही थी। ठीक है। मध्यम वर्ग का मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता होनी चाहिए। जबकि फ्रांस में पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को जन्मना विशेषाधिकार था, जिससे मध्यम वर्ग नाखुश थे। जब सन 1774 में ब्रूवो राजवंश, देखिए पूछा गया क्वेश्चन है कि 1774 में ब्रूवो राजवंश का लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। सन 1774 में ब्रूवो राजवंश का लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। राज्य आरोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस की वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुका था। वर्साइल के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने के फिजूल खर्ची कर बोझ फ्रांस पर आर्थिक संकट को और अधिक बढ़ा दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध की अवधि क्या थी? तो ये 1618 से लेकर 1648 ईस्वी यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध की अवधि थी। यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध 1618 से 1648 के कालखंड में लड़ा गया। यह एक धार्मिक युद्ध था जिसमें प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक ने एक दूसरे के विरुद्ध व्यापक रक्तपात किया। आंदोलन के फलस्वरूप ईसाई धर्म दो संप्रदाय कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में बट गया था।
तो पूछ सकता है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट किसका है, तो ये भाग है, तो ये संप्रदाय है, तो ईसाई धर्म का, क्रिश्चियन का। 14 नंबर क्वेश्चन, ट्रूपिंग द कलर परेड का संबंध किससे है, तो यह ब्रिटेन के सम्राट के आधिकारिक जन्म दिवस पे ट्रूपिंग द कलर परेड का है जो संबंध है ब्रिटेन के सम्राट के आधिकारिक जन्म दिवस पे होने वाले परेड से। कनाडा ने उद्योग में कुशल श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति की शुरुआत की है। डिजिटल खानाबदोश रणनीति की शुरुआत किसने किया है, कनाडा ने, उद्योगों में कुशल श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए। चीन तथा पाकिस्तान ने पंजाब प्रांत के चश्मा में 1200 मेगावाट के चश्मा 5 परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण के लिए समझौता किया है। किसने, चीन और पाकिस्तान ने। 1912 में अटलांटिक महासागर में डूबे ब्रिटिश यात्री जहाज टाइटैनिक का मलबा देखने गया टाइटन पनडुब्बी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कब, देखिए 1912 में अटलांटिक महासागर में डूबा ब्रिटिश यात्री जहाज टाइटैनिक का मालवा देखने के लिए टाइटन जो पनडुब्बी है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बोस्टन डी पार्टी की घटना किस वर्ष हुई थी, बोस्टन डी पार्टी की घटना 16 दिसंबर 1773 को हुई। इस तिथि को 16 दिसंबर 1773 सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में अमेरिकाओं ने बोस्टन बंदरगाह पर ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज में भरी चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया था। अमेरिकियों और का मानना था कि सस्ती चाय उपलब्ध कराकर इंग्लैंड भारी कर लगाकर अपने अधिकार को सुरक्षित करना चाहता था। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकियों के लिए कड़े एवं दमनकारी कानून बनाए थे। परिणाम स्वरूप अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का मार्ग है जो प्रशस्त हुआ, आगे बढ़ गया। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, तो ये जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नेता जॉर्ज वाशिंगटन थे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण था बोस्टन की चाय पार्टी जो 1773 में हुई। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना 16 दिसंबर 1773 को हुई। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। अमेरिका 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्र हुआ। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति 1860 ईस्वी में बने। अब्राहम लिंकन जो पहला नन व्हाइट प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति 1860 में हुए। अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन 1863 ईस्वी में किया। अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा यानी कि स्लेवरी का उन्मूलन किया 1863 में। पूछ सकता है क्वेश्चन। प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन की परिभाषा अब्राहम लिंकन ने ही दी थी, जो आज भी डेमोक्रेसी में जाना जाता है। जॉर्ज बुश अमेरिका के 43वें राष्ट्रपति थे। जॉर्ज बुश अमेरिका के कौन से नंबर के थे, अमेरिका के 43वें राष्ट्रपति थे। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन यानी सिविल मूवमेंट किसके द्वारा शुरू किया गया। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू किया गया। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन के नेता थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर अश्वेत अमेरिकन यानी कि जो नन व्हाइट अमेरिकन निग्रो पादरी थे, निग्रो पादरी। उन्होंने अहिंसात्मक आंदोलन के द्वारा अमेरिका के निग्रो लोगों को नागरिक अधिकार दिलाए, जिसके कारण 1964 का शांति नोबेल पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। 1964 का शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। इनका उपनाम था ब्लैक गांधी, ब्लैक गांधी। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 1990 में नेल्सन मंडेला को भारत रत्न दिया गया 1990 में, और 1993 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। 1993 में नेल्सन मंडेला को याद रखें। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था। 18 नंबर क्वेश्चन, साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग कहां पे हुआ था, किस देश में। तो साम्यवाद का सर्वप्रथम कहां हुआ था, चीन में हुआ था। चीन में साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1921 में हुई। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष माओ त्से तुंग था। माओ त्से तुंग था चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष माओ त्से तुंग था। साम्यवादियों का दमन करने के लिए चियांग काई शेक यानी ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन किया गया। साम्यवादियों का दमन करने के लिए चियांग काई शेक ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन किया। रूस के साम्यवाद का जनक प्लेखानोव को माना जाता है। रूस के साम्यवाद का जनक प्लेखानोव को माना जाता है। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन को माना जाता है। फ्रांसीसी साम्यवाद यानी कि फ्रेंच इंपेरियलिज्म का
जो जनक था वो सेंट साइमन था। समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट ओवेन ने किया था। सोशलिज्म, याद रखें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि समाजवाद शब्द यानी सोशलिज्म शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट ओवेन ने किया। 19 नंबर क्वेश्चन, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणाएं को जन्म दिया था? तो ये फ्रांस की क्रांति ने। फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। फ्रांस की राज्य क्रांति लुई 16 के शासनकाल में 1789 में हुई। इस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था था। तो सामंती व्यवस्था कब उस समय फ्रांस में था? 1789 में, लुई 16 के समय। 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बास्टाइल के किले के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया और तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 14 जुलाई को। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। धर्म सुधार आंदोलन 1517 में जर्मनी में मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। धर्म सुधार आंदोलन 1517 में जर्मनी में मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। मार्टिन लूथर ने जर्मनी में कैथोलिक चर्च के खिलाफ विद्रोह किया और एक नए संप्रदाय प्रोटेस्टेंट को जन्म दिया था। ठीक है, मार्टिन लूथर ने जर्मनी में कैथोलिक चर्च के खिलाफ विद्रोह किया और एक नए संप्रदाय प्रोटेस्टेंट को जन्म दिया। क्रीमिया का युद्ध हुआ था 1853 से 1855 में। क्रीमिया का युद्ध 1853-1855 फ्रांस, ब्रिटेन, सार्डिनिया, तुर्की ने रूस के खिलाफ लड़ा था। तो क्रीमिया का युद्ध हुआ था जिसमें रूस के खिलाफ लड़ा था फ्रांस, ब्रिटेन, सार्डिनिया, तुर्की। कब हुआ था? 1853 से 1855 के बीच। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो यह ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। कई बार हम लोग देख चुके हैं, आगे भी कुछ और भी इंफॉर्मेशन रहेगा, देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार ड्यूक फर्डिनेंड की सरोजोवा में हत्या। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 28 जुलाई 1914 को। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व दो खेमों में बट गया, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में शामिल देश थे इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस और फ्रांस, और धुरी राष्ट्र में शामिल देश ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया, जर्मनी और इटली। धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किया था जर्मनी ने। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो जानते हैं कि पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण यह द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था जर्मनी का पोलैंड पे आक्रमण। युद्ध का प्रारंभ हुआ था 1 सितंबर 1939 को। युद्ध का प्रारंभ हुआ। युद्ध का अंत हुआ 2 सितंबर 1945 को। अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम यानी लिटिल बॉय जिसका नाम था गिराया 6 अगस्त 1945 को। अमेरिका ने नागासाकी पर परमाणु बम जिसे फैटमैन नाम दिया गया वह गिराया 9 अगस्त 1945 को। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट 1929 में यानी कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक जो क्राइसिस आया, ग्लोबल डिप्रेशन आया था 1929 में शुरू हुआ और 1930 के दशक में दुनिया भर में व्याप्त रहा। फांसीवाद का सर्वप्रथम उदय कहाँ पे हुआ? तो इटली में, जिसका जन्मदाता कौन था? मुसोलिनी था। मुसोलिनी। फांसीवाद का जन्मदाता कौन था? मुसोलिनी। नाजीवाद का उदय जर्मनी में हुआ जिसका जन्मदाता था हिटलर। द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? तो ये एडोल्फ हिटलर ने किया था। एडोल्फ हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया। हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार ऑस्ट्रिया हुआ। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को हुआ और मृत्यु 30 अप्रैल 1945 को। हिटलर ने अपनी आत्मकथा मीन कैंप जिसका नाम मेरा संघर्ष है उसकी रचना किया था हिटलर ने। मुसोलिनी का जन्म 1883 में रोमागना में हुआ था। रोमागना। मुसोलिनी का जन्म 1883 में रोमागना में हुआ। मुसोलिनी के दल का नाम क्या था? फासिस्टवाद था, फासिज्म था। मुसोलिनी को ड्यूस के नाम से पुकारा जाता है। ड्यूस के नाम से मुसोलिनी को पुकारा जाता है। मुसोलिनी ने 1922 में रोम और 1935 में अबिसिनिया पर आक्रमण किया। मुसोलिनी ने 1922 में रोम और 1935 में अबिसिनिया पर आक्रमण किया। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। विंस्टन चर्चिल। सम्राट नारुहितो जापान के सम्राट हैं। वे 1 मई 2019 को रीवा युग की शुरुआत करते हुए क्रिस्थेमम सिंहासन में शामिल हुए। सम्राट नारुहितो जापान के सम्राट हैं। वो 1 मई 2019 को रीवा युग की शुरुआत करते हुए क्रिस्थेमम सिंहासन में शामिल हुए। 23 नंबर क्वेश्चन, प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहां जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? तो ये वर्साई में।
1871 में वर्साई में एक समारोह में विलियम प्रथम जर्मनी का सम्राट घोषित हुआ। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य क्या था? तो प्रसा था। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण प्रसा के नेतृत्व में चाहता था। बिस्मार्क है जो जर्मनी के एकीकरण प्रसा के नेतृत्व में चाहता था। बिस्मार्क प्रसा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा। बिस्मार्क 1862 में प्रसा का चांसलर बना था। बिस्मार्क 1862 में प्रसा का चांसलर बना। 1862 में बिस्मार्क, और बिस्मार्क ने ही जो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी स्टार्ट की थी, अपनाया था, रक्त एवं लौह की नीति, जिसे बलबन ने भी स्वीकार किया था। किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया? तो यह वाटरलू का युद्ध हुआ था, जिसके बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया। वाटरलू के युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया। वाटरलू की लड़ाई में हार जाने के बाद नेपोलियन को 1821 ईस्वी में सेंट हेलेना द्वीप में निर्वासित कर दिया गया, जहां 52 साल की उम्र में नेपोलियन की मृत्यु हो गई। वाटरलू का युद्ध हुआ था 18 जून 1815 को बेल्जियम में। वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815 को बेल्जियम हुई, इसमें नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई। इस युद्ध में नेपोलियन की सेना ब्रिटिश और एशियाई सेना से हार गई। नेपोलियन का जन्म 1769 में भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरेनियन सी के कॉर्सिका द्वीप पर हुआ था। नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ था? 1769 में भूमध्य सागर के कॉर्सिका द्वीप में हुआ। 1804 में वह फ्रांस का सम्राट बना। कब? 1804 में। तथा 5 मई 1821 को इसकी मृत्यु हो गई। 5 मई 1821 को नेपोलियन की मृत्यु हो गई। टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट किसकी रचना है? तो यह जॉन लॉके का है। जॉन लॉके का टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट की रचना जॉन लॉक द्वारा किया गया। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जॉन लॉक ने अपनी इस रचना द्वारा राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। फ्रांस की क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना जॉन लॉक और जॉक रूसो और जॉन लॉक, ये फिलोसफर थे, उन्होंने है जो किया था। फ्रांस की क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, समान नियमों और समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना जॉन लॉक और जीन जैकब रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत किया था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? तो रूसो की रचना है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। लेटर्स ऑन इंग्लिश वॉल्टेयर की रचना है। लेटर्स और ऑन इंग्लिश, ये वॉल्टेयर की रचना है। लेटर्स ऑन इंग्लिश। कानून की आत्मा द स्पिरिट ऑफ लॉज की रचना किसने किया है? मॉन्टेस्क्यू ने। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। कानून की आत्मा यानी कि द स्पिरिट ऑफ लॉज की रचना मॉन्टेस्क्यू ने किया। अभी जो बिहार दरोगा 64 पोस्ट पीटी हुआ, उसमें भी पूछा गया द स्पिरिट ऑफ लॉज, मॉन्टेस्क्यू ने लिखा है। लामी द पपल अखबार का संपादक था जियो पाल मरा। लामी द पपल अखबार का संपादक था। फ्रांसीसी क्रांति में स्वयंसेवियों द्वारा गाया गया मार्सिले गीत की रचना कवि रॉजेट दी लॉयल द्वारा किया गया था, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। फ्रांसीसी क्रांति में स्वयंसेवियों द्वारा गाया गया मार्सिले गीत की रचना कवि रॉजेट दी लॉयल द्वारा किया गया, जो अब फ्रांस का राष्ट्रीय गान है। तो फ्रांस का राष्ट्रीय गान पूछ सकता है क्या है? तो मार्सिले गीत। मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन है किसका? तो लुई 14 का है। लुई 14वां का है। लुई 14वां का है। ठीक है, लुई 14वां का है। मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह किसका कथन है? तो वॉल्टेयर का कथन है कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम माना जाता है। नेपोलियन ने कहा सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा इंग्लैंड को? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। ट्रालफगर का युद्ध कब हुआ था? तो यह 21 अक्टूबर 1805 को ट्रालफगर का युद्ध हुआ। ट्रालफगर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 को इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच में हुआ था। ट्रालफगर का युद्ध। ट्रालफगर के युद्ध में ब्रिटिश नौसैनिक ने फ्रांसीसी नौसैनिक
देखिए, ट्राफलगर के युद्ध में ब्रिटिश नौसैनिक ने फ्रांसीसी नौसैनिक को पराजित किया था। फ्रांसीसी नौसैनिक को पराजित किया था, ब्रिटिश ने जीता था और फ्रांसीसी हार गए थे। नेपोलियन का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 को कॉर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में। नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ? 15 अगस्त 1769 को कॉर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। नेपोलियन 1799 ईस्वी में प्रथम कौंसल बना और 1802 ईस्वी में जीवन भर के लिए कौंसल बना रहा। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है। 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। 1804 में नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा। नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाज बेड़े के नायक नेल्सन ने पराजित किया था। नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाज बेड़े के नायक नेल्सन ने पराजित किया। ये मिस्र का वरदान कहा जाता है नील नदी को। 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू के युद्ध में मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को पराजित कर बंदी बना लिया। 18 जून 1815 को वाटरलू के युद्ध में मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को पराजित कर बंदी बना लिया और उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया। वहां 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन को लिटिल कार्पोरल के नाम से जाना जाता था क्योंकि उसकी ऊंचाई मतलब कि जो लंबाई थी बहुत ही कम थी, जिस कारण से नेपोलियन को लिटिल कार्पोरल के नाम से जाना जाता है। फ्रांस की क्रांति के समय वहां का शासक कौन था? तो लुई 16वां। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक था लुई 16वां। फ्रांस की क्रांति हुई 1789 में। इसके समय लुई 16वां वहां का शासक था। 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बास्तिल का कारागृह ध्वस्त कर दिया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी कि इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी का नारा है जो फ्रांस क्रांति की देन है। वर्साई के शीश महल का निर्माण लुई 14 ने किया था। लुई 14वां ने वर्साई के शीश महल का निर्माण कराया था। लुई 16वां 1774 में फ्रांस का सम्राट बना। 1774 में लुई 16वां है जो फ्रांस का राष्ट्र सम्राट बना। लुई 16वां की पत्नी मेरी एंटवाइनेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी के बारे में, मेरी एंटवाइनेट के बारे में कहा जाता कि यह इसके लिए एक स्पेशल शराब आती थी और इस शराब में ही नहाती थी। फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित टीथे और देखिए ये क्वेश्चन है जो अभी पूछा गया क्वेश्चन है ना, कि अभी दरोगा पीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित टीथे या टाइड एक प्रकार का धार्मिक कर था तथा टैले या टाइल नामक एक प्रकार का भूमि कर या प्रत्यक्ष कर था। और ये पूछा गया था कि जो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित टीथे एक प्रकार का क्या था? धार्मिक कर था, और टैले या टाइल एक प्रकार का भूमि कर या प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स था। और यही क्वेश्चन अभी दरोगा पीटी एग्जाम में पूछा गया था। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? तो लिब्रे थी, लिब्रे। फ्रांसीसी क्रांति के समय नेशनल असेंबली को बनाने और संविधान तैयार होने तक उसे भंग नहीं होने देने का नेतृत्व मिराबियो और ओवेसियो ने किया था और ये इनका नाम भी आया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्रांसीसी क्रांति के समय नेशनल असेंबली को बनाने और संविधान तैयार होने तक उसे भंग नहीं होने देने का नेतृत्व किसने किया था? मिराबियो और ओवेसियो ने। और ये क्वेश्चन दरोगा पीटी एग्जाम में पूछा भी गया था। तो देख सकते हैं जितने भी वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन बने हैं तो सारे के सारे यहाँ से आपको मिल जा रहे होंगे। नेशनल असेंबली ने 1791 ईस्वी में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा किया और इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। लुई 16वां को देशद्रोह के आरोप में 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड में सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। लुई 16वां को देशद्रोह के आरोप में 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड में सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। 28 नंबर क्वेश्चन, 18वीं सदी या फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किसने अपनी पेंटिंग के तहत अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया था? तो ले बार्बिये ने 18वीं सदी और फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ले बार्बिये ने अपनी पेंटिंग के तहत अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाया। 18वीं सदी में ज्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर आकृति और प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। जैसे कुछ महत्वपूर्ण प्रतीकों के मायने देखते हैं। टूटी हुई जंजीर, इसका मतलब था कि दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। टूटी हुई जंजीर, दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था और इस जंजीर को तोड़ देना है, आजादी लेनी है। छड़ों के बर्छीदार गट्ठर, अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है या पूरे गट्ठर को नहीं, एकता में ही बल है,
छड़ों का बच्चेदार गट्ठर। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख, यानी कि सर्वदर्शी आंख ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देगी। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख। राजदंड, शाही सत्ता का प्रतीक राजदंड था, शाही सत्ता का प्रतीक। अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, सनातनता यानी कि समानता का प्रतीक, यहां पे समानता है, ठीक है, समानता का, इक्वालिटी का प्रतीक था। अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता, अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता। नीला सफेद लाल, यह फ्रांस के राष्ट्रीय रंग, ब्लू व्हाइट और रेड। डैनो वाली स्त्री, डैनो वाली स्त्री यह कानून का मानवीय रूप, कानून का मानवीय रूप डैनो वाली स्त्री। विधिपट, कानून सबके लिए समान है और उसकी नजर में सब बराबर है, विधिपट। ओलंपे दे गूज, ओलंप दे गूज क्रांतिकारी फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। ओलंप दे गूज क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण कौन थी? ओलंप दे गूज। उन्होंने संविधान तथा पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया क्योंकि उसमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था। 1791 में उन्होंने महिला और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया था। 1791 में 1793 में महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद करने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की थी। 1793 में महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद करने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की थी। अंततः देशद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी दे दिया गया। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरे, जैकोबिन क्लब का सर्वप्रमुख नेता कौन था? रोबेस्पियरे। जैकोबिन क्लब का नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर रखा गया था। जैकोबिन को 100 कुलात के नाम से जाना जाता है। 100 कुलात के नाम से किसको जाना जाता है? 100 कुलात जैकोबिन। जैकोबिन को 100 कुलात के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता था बिना घुटने वाले, बिना घुटने वाले। कुलीन वर्गों के फैशन परस्त लोगों द्वारा घुटने तक का पतलून ब्रीचेस पहना जाता था, जिसे घोटन्ना कहते थे। रोबेस्पियरे के नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति के कारण सन 1793 से 1794 के काल को आतंक का युग कहा जाता है। रोबेस्पियरे के नियंत्रण और दंड की सख्त नीति के कारण सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। रोबेस्पियरे के सख्त नीतियों के कारण जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके इसे गिलेटिन पर चढ़ा दिया। गिलेटिन क्या होता है, इसको देखते हैं। तो गिलेटिन 2 खंभों के बीच लटकते आरा वाला, जिसे जो लकड़ी कटता है, आप देखेंगे जो बढ़ई के यहाँ जो लकड़ी काटने वाला होता है आरा, तो 2 खंभे के बीच लटकते आरे वाली मशीन था, जिस पर रखकर अपराधी का सिर है जो धड़ से अलग कर दिया जाता था, ऊपर से गिरता था और कट जाता था। इस मशीन का आविष्कारक था डॉक्टर गिलोटिन, इसलिए इसका नाम डॉक्टर गिलोटिन के नाम पे गिलोटिन मशीन रख दिया गया। जार का संबंध किससे था? तो रूस के शासक को जार कहा जाता था। यह जारशाही व्यवस्था, रूस के शासक जार था। यह जारशाही व्यवस्था मार्च 1917 में समाप्त हुआ। जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है क्योंकि 1862 ईस्वी में इसने दास प्रथा का अंत किया था। 1862 में दास प्रथा का अंत किया था अलेक्जेंडर द्वितीय, जिसे जार मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। रूस के अंतिम जार शासक था जार निकोलस द्वितीय। रूस के अंतिम जार शासक कौन था? जार निकोलस द्वितीय। 1917 में हुई रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। 1917 में रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। 1917 ईस्वी की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। 1917 ईस्वी के अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार फरवरी क्रांति 12 मार्च को और अक्टूबर क्रांति 7 नवंबर को संपन्न हुई थी। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार फरवरी क्रांति 12 मार्च और अक्टूबर क्रांति 7 नवंबर को संपन्न हुआ था। क्रांति के समय रोमनोव वंश के निकोलस द्वितीय का शासन था।
खूनी रविवार यानी ब्लडी संडे की घटना कब घटित हुई थी? तो ये 22 जनवरी 1905 को 22 जनवरी 1905 को खूनी रविवार की घटना घटित हुई थी। 22 जनवरी 1905 के दिन जार के पास जा रहे भूखे मजदूरों के समूह पर सेना ने गोलियां बरसाई थी। इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। इसको याद कर लीजिए, कई बार पूछ सकता है क्वेश्चन कि खूनी रविवार क्यों हुआ था। तो 22 जनवरी 1905 को के दिन रविवार था। उस दिन जार के पास जा रहे भूखे मजदूरों के समूह पर सेना ने गोलियां बरसाई। इसे खूनी रविवार यानी ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। 7 फरवरी 1917 को रूस में क्रांति का प्रथम विस्फोट हुआ। विद्रोहियों ने रोटी रोटी का नारा लगाते हुए सड़कों पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। 15 मार्च 1917 को जार निकोलस द्वितीय ने गद्दी त्याग दिया। इस प्रकार रूस में निरंकुश राजशाही का अंत हो गया। 15 मार्च 1917 को रूस में साम्यवादी की स्थापना 1898 ईस्वी में हुई थी, जो आगे चलकर दो भागों में बट गया, बोल्शेविक और मेंशेविक। रूस में साम्यवाद की स्थापना कब हुआ था? 1898 में, जो आगे चलकर दो भाग में बट गया, बोल्शेविक और मेंशेविक। बहुमत वाला दल बोल्शेविक कहलाए और इसके सर्वप्रथम नेता कौन थे? लेनिन थे। लेनिन, यहाँ पे लेनिन है, ठीक है। बहुमत दल वाला बोल्शेविक कहलाए और इसके सर्वप्रथम नेता थे लेनिन। अल्पमत वाला दल मेंशेविक कहलाया और इसका नेता कौन था? तो इसका करेंस्की इसका प्रमुख नेता था, है जो मेनोशेविक का। जार के सत्ता त्यागने के बाद करेंस्की प्रधानमंत्री बन गया, परंतु लेनिन ने इसे बल प्रयोग द्वारा सत्ता से हटाकर 7 नवंबर 1917 को सभी महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया लेनिन ने। अंततः करेंस्की देश छोड़कर भाग गया, ठीक है। बोल्शेविक ने नई सरकार का गठन किया, जिसका अध्यक्ष लेनिन और ट्राटस्की को विदेश मंत्री बनाया गया। बोल्शेविक ने नई सरकार का गठन किया, जिसका अध्यक्ष लेनिन को और ट्राटस्की को विदेश मंत्री बनाया गया। अप्रैल थीसिस किससे संबंधित है? अप्रैल थीसिस तो यह लेनिन से संबंधित है। अप्रैल थीसिस 16 अप्रैल 1917 ईस्वी में लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित किया, जो अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। अप्रैल थीसिस लेनिन के 3 मांगों पर आधारित थी। पहला, 1914 का प्रथम विश्व युद्ध समाप्त किया जाए। दूसरा, सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए। और तीसरा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो अप्रैल थीसिस याद रखें, यह लेनिन से संबंधित था। समाजवाद यानी सोशलिज्म शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था रॉबर्ट ओवेन ने। इसे आदर्शवादी समाज यानी कि आइडियलिज्म सोशलिज्म का प्रवक्ता माना जाता है, रॉबर्ट ओवेन को। वैज्ञानिक समाजवाद यानी साइंटिफिक सोशलिज्म का संस्थापक कार्ल मार्क्स को माना जाता है, कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी है। याद रखें, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी है और इन्होंने वर्ग संघर्ष की परिकल्पना की। फ्रांसीसी साम्यवाद यानी फ्रेंच इंपेरियलिज्म का जनक सेंट साइमन को माना जाता है। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। दुनिया के मजदूर एक हो जाओ। अन्ना करेनिना के लेखक लियो टॉल्स्टॉय था। अन्ना करेनिना के लेखक कौन था? लियो टॉल्स्टॉय, जिसे गांधी जी भी मानते थे। रूसी साम्यवाद का जनक प्लेखानोव को माना गया। रूसी साम्यवाद का जनक प्लेखानोव को माना जाता है, प्लेखानोव को। राइट्स ऑफ मैन का लेखक टॉमस पेन तथा मदर की रचना मैक्सिम गोर्की ने की थी। राइट्स ऑफ मैन यानी कि आदमी का अधिकार, मानव का अधिकार, इसके लेखक टॉमस पेन थे और मदर की रचना किया था मैक्सिम गोर्की ने। लाल सेना यानी रेड आर्मी का गठन किसने किया था? तो ये ट्राटस्की ने किया था। ट्राटस्की ने लाल सेना का गठन ट्राटस्की ने किया। लेनिन ने चेका का संगठन किया था। लेनिन ने फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किया था। जॉर्ज बर्नार्ड शा ने फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किया। लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 में की गई। लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1884 में। शून्यवाद का जनक तुर्गेनेव को माना जाता है। शून्यवाद का जनक तुर्गेनेव को माना जाता है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना 1903 में कहाँ पे हुई? रूस में हुई थी। अस्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक ट्राटस्की था। फ्रेडरिक एंजल्स कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी रहा। ठीक है, फ्रेडरिक एंजल्स कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी रहा।
शाही रूसी सेना का रूसी स्टीम रोलर कहा जाता था। शाही रूसी सेना को रूसी स्टीम रोलर कहा जाता था। सन 1917 में सन 1917 में पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति के दौरान 8 मार्च को बहुत सारे कारखाने में हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थी। इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया। सन 1917 में पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति के दौरान 8 मार्च को बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थी, जिस दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल विमेन डे का नाम दिया गया 8 मार्च। रूस में संपन्न किसान को कुलक कहा जाता था। रूस में संपन्न किसान को यानी जो अच्छे किसान होते थे उनको कुलक कहा जाता, कुलक। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक किसे माना गया है? तो ये नेपोलियन को। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक नेपोलियन को माना जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट को जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक माना जाता है। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। बिस्मार्क प्रसा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य क्या था? तो प्रसा था। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद यानी कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है कि जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता कौन है? फ्रेडरिक लिस्ट। बिस्मार्क ने लौह और रक्त की नीति का अनुसरण करते हुए जर्मनी का एकीकरण किया था। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा। विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रसा का रक्षा मंत्री वान रून विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रसा का रक्षा मंत्री वान रून और सेनापति बान माल्टेक था। सेनापति कौन था? बान माल्टेक। गैस्टिन की संधि कब हुई थी? तो यह 1865 में गैस्टिन की संधि हुई। जानते हैं इसके बारे में। 1864 ईस्वी में सेल्जबिग तथा होल्स्टीन के प्रश्न पर जर्मनी का डेनमार्क से युद्ध हो गया। डेनमार्क पराजित हो गया। दोनों के बीच गैस्टिन की संधि 1865 में की गई। 1864 में सेल्जबिग तथा होल्स्टीन के प्रश्न पर जर्मनी का डेनमार्क से युद्ध हुआ। डेनमार्क पराजित हुआ। दोनों के बीच गैस्टिन की संधि 1865 में हुई। एकीकरण के अंतिम चरण में प्रसा और फ्रांस के बीच 1870 ईस्वी में युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांस की पराजय हुई और दोनों के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 को हुई। एकीकरण के अंतिम चरण में प्रसा और फ्रांस के बीच 1870 ईस्वी में युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांस की पराजय हुई और दोनों के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि। पूछ सकता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो ये 1871 में। बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक वर्साई के राज्य महल में किया। विलियम प्रथम ने कैसर नहीं, यहाँ पे कैसर है, कैसर की उपाधि धारण की। विलियम प्रथम ने कैसर की उपाधि धारण की। ठीक है, CAE कैसर। एकीकृत जर्मनी राष्ट्र के निर्माण में रकी, बोमर, लसर इत्यादि दार्शनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एकीकृत जर्मनी राष्ट्र के निर्माण में रकी, बोमर, लसर इत्यादि दार्शनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विलियम प्रथम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज 8 फरवरी 1871 को पहनाया गया। विलियम प्रथम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज 8 फरवरी 1871 में पहनाया गया। प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में कब शामिल हुआ? तो ये अगस्त 1866 में। अगस्त 1866 में प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ। 23 अगस्त 1866 के प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ। 23 अगस्त 1866 की ईस्वी के प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ। 1815 ईस्वी से 1850 ईस्वी के बीच जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। 1815 से 1850 ईस्वी के बीच जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। ऑस्ट्रिया का चांसलर पूछा गया क्वेश्चन है। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक। सेरेजोवा के युद्ध में 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने प्रसा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। सेरेजोवा के युद्ध में 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने प्रसा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। 23 सितंबर 1862 ईस्वी को बिस्मार्क प्रसा का चांसलर बना था। 23 सितंबर 1862 में बिस्मार्क प्रसा का चांसलर बना। फ्रांस और प्रसा के बीच का
सेडान युद्ध पूछा है, सेडान युद्ध कब हुआ? तो फ्रांस एवं प्रसा के बीच सेडान युद्ध 15 जुलाई 1870 को हुआ। 15 जुलाई 1870 को फ्रांस और प्रसा के बीच सेडान का युद्ध हुआ, याद रखिएगा। नेपोलियन तृतीय ने प्रसा के आगे 1 सितंबर 1870 ईस्वी को आत्मसमर्पण किया। नेपोलियन थर्ड ने प्रसा के आगे 1 सितंबर 1870 को आत्मसमर्पण किया। सूडान के युद्ध के बाद, सूडान या सेडान इसे बोलते, सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। सूडान तो देश है, सेडान है। सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। बिस्मार्क का जन्म हुआ था 1 अप्रैल 1815 को। ऑस्ट्रिया ने, बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 में ऑस्ट्रिया ने प्रसा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। यहां पे कुछ दिया है, बिस्मार्क का जन्म खाली बस याद रखें। बिस्मार्क का जन्म हुआ 1 अप्रैल 1815। ऑस्ट्रिया ने प्रसा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। थोड़ा सा मिस लग रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिटलर ने आत्महत्या कब किया था? तो ये मई 1945 में, 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या कर दिया। ठीक है, यहाँ 30 अप्रैल 1945 आंसर हो जाएगा। मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया। यहाँ पे आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या की। मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया। हिटलर को अंदाजा हो चुका था कि अब उसकी लड़ाई का क्या मतलब कि होने वाला है, इसलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री गोएबल्स ने बर्लिन के एक बैंकर में पूरे परिवार के साथ 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को आत्महत्या कर लिया हिटलर ने। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ था। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के ब्रौना नामक शहर में हुआ था। यही क्वेश्चन है जो पूछा भी गया था। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ब्रौना में। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्रौना नामक शहर में हुआ। हिटलर बचपन में चित्रकार बनना चाहता था, पेंटर बनना चाहता था। प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर जर्मनी की तरफ से लड़ा और युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए उसे आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर जर्मनी की तरफ से लड़ा और युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए उसे आयरन स्वॉर्ड प्राप्त हुआ था। युद्ध के बाद हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बन गया। युद्ध के बाद हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बना। 1920 ईस्वी में इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा गया। नाजी शब्द हिटलर द्वारा 1921 ईस्वी में स्थापित दल नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी के नाम से निकला है। इसी दल को संक्षेप में नाजी पार्टी कहा जाता है। यहां पे देख सकते हैं NAS, देखिए नाजी, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, नाजी इस तरीके से, ठीक है, लिखाता था। बोस्टन की चाय पार्टी का घटना हम लोग देख चुके हैं, आगे भी एक बार देख लेते हैं। बोस्टन की चाय पार्टी घटना का संबंध किससे है? तो यह ऑप्शन डी हो जाएगा, अमेरिकी क्रांति। बोस्टन की चाय पार्टी घटना का संबंध अमेरिकी क्रांति से है। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुई थी, जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण थी। इस घटना का नायक सैमुअल एडम्स था, सैमुअल एडम्स। 1765 में तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले द्वारा स्टाम्प एक्ट पारित किया गया। 1765 में तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले द्वारा स्टाम्प एक्ट पारित किया गया। इसके विरोध में सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया था। नो टैक्स नो रिप्रेजेंटेशन का नारा किसने दिया था, पूछा जाता है क्वेश्चन, तो सैमुअल एडम्स ने। नो रिप्रेजेंटेशन, नो वोट नो रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि नो रिप्रेजेंटेशन नो वोट, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यानी कि नो टैक्स नो रिप्रेजेंटेशन, इस तरीके से याद रख सकते हैं। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 को मिली तथा अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1783 में पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त हुआ और अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी 4 जुलाई 1776 को। अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? तो जॉर्ज तृतीय था। अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध के समय इंग्लैंड का शासक था जॉर्ज तृतीय। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा नैसर्गिक अधिकार यानी कि नेचुरल राइट्स के सिद्धांतों पर आधारित था। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा नैसर्गिक अधिकार यानी नेचुरल राइट्स के सिद्धांत पर आधारित था। 5 सितंबर 1774 को फिलाडेल्फिया में प्रथम महादेशीय सम्मेलन हुआ।
जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध और व्यापार के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन हुआ, जिसमें टॉमस जेफरसन द्वारा स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी या पेश किया गया। 4 जुलाई 1776 में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन हुआ, जिसमें टॉमस जेफरसन द्वारा स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी या पेश किया गया। बोस्टन बंदरगाह पर कुछ आंदोलनकारियों द्वारा जहाज में लदे चाय को समुद्र में फेंक दिया गया। इसी कारण इसे बोस्टन की चाय पार्टी के नाम से जाना जाता है। 1773 में किया गया था। अब्राहम लिंकन द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? देखते हैं आगे कि अब्राहम लिंकन द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था। अब्राहम लिंकन द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन 1863 में किया गया। अब्राहम लिंकन द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? 1863 में। अमेरिका में दासों का जो आयात होता था उसको 1808 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया, इलीगल कर दिया गया। यहाँ पे दास का कोई भी स्लेवरी का इंपोर्ट नहीं होगा। दास किस रूप में? तो ये मानव के रूप में किए जाते थे इंपोर्ट अमेरिका में। और इसे 1808 में अवैध घोषित किया। 1863 में से उन्मूलन कर दिया, यानी खत्म कर दिया गया अब्राहम लिंकन द्वारा। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 ईस्वी में बने थे। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने? 1860 में। अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत, अमेरिका जो सिविल वार हुआ, इसकी शुरुआत 12 अप्रैल 1861 में दक्षिण और उत्तरी राज्यों के बीच में हुई थी। दक्षिण राज्य दासता के समर्थक एवं उत्तरी राज्य उसके विरोधी थे। अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिण कैरोलिना राज्य से हुई थी। दक्षिण कैरोलिना राज्य से अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत हुई। इस युद्ध के फलस्वरूप दास प्रथा का अंत हुआ था। प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र की यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी थी। अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन बिल्किज ब्रूस नामक व्यक्ति ने 14 अप्रैल 1865 को कर दिया। अब्राहम लिंकन की हत्या किसने किया? तो जॉन बिल्किज ब्रूस ने नामक व्यक्ति ने 14 अप्रैल 1865 को कर दिया। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति की 26 मई 1865 को हुई थी। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई? 26 मई 1865 को। अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया, याद रखें। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? तो गरीबाल्डी को। इटली के एकीकरण की तलवार गरीबाल्डी को कहा जाता है। गरीबाल्डी पेशे से नाविक था। उसने लाल कुर्ती यानी रेड शर्ट्स नामक सेना का गठन किया था। रेड शर्ट्स पूछा जाता है कि लाल कुर्ती किसने किया था? तो ये गरीबाल्डी ने। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में 13 राज्य थे। इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेजनी को माना जाता है। इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेजनी और जर्मनी के एकीकरण का जनक है जो बिस्मार्क को माना जाता है। इसका जन्म कब हुआ था? और भारत का एकीकरण का जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। और भारत का बिस्मार्क के भी रूप में है जो सरदार पटेल को जाना जाता है। तो इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेजनी और इनका जन्म कब हुआ? जेनेवा में हुआ। कहाँ पे? जेनेवा में। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन था? ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी कहाँ है? वियना है। इटली के एकीकरण में सार्डिनिया पिडमोंट राज्य ने अगुवाई की थी। इटली के एकीकरण में सार्डिनिया पिडमोंट राज्य ने अगुवाई किया था। इटली के एकीकरण का श्रेय मेजनी, कॉन्ट कोबूर और गरीबाल्डी को दिया जाता है। इटली के एकीकरण से संबंधित कौन है? तो मेजनी, कॉन्ट काबूर और गरीबाल्डी। यंग इटली नामक संगठन की स्थापना 1831 ईस्वी में जोसेफ मेजनी ने किया था। और इन्हें लाला लाजपत राय जोसेफ मेजनी को बहुत मानते थे। यंग इटली नामक संगठन की स्थापना 1831 में जोसेफ मेजनी ने की थी। कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक कौन था? जीवर्टी। कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक था जीवर्टी, याद रखें। कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक कौन था? जीवर्टी। विक्टर एमेनुअल सार्डिनिया का शासक था। विक्टर एमेनुअल ये सार्डिनिया का शासक था। इटली के एकीकरण की शुरुआत लोम्बार्डी और सार्डिनिया राज्यों के मेल से हुई थी। इटली के एकीकरण की शुरुआत लोम्बार्डी और सार्डिनिया राज्यों के आपस में मेल से हुई थी। इटली राष्ट्र का जन्म 2 अप्रैल 1860 को माना जाता है। 1871 में रोम को संयुक्त इटली की राजधानी घोषित किया गया।
1871 में रोम को संयुक्त इटली की राजधानी घोषित किया, जो अभी भी वर्तमान में इटली की राजधानी है, रोम है। और जॉर्जिया मेलोनी अभी इटली के प्रधानमंत्री, यदि इटली के पहला महिला प्रधानमंत्री बनी है जॉर्जिया मेलोनी। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नव युवकों के हाथ में दे दो, यह कथन जोसेफ मेजनी का है। यदि समाज में क्रांति लानी है तो क्रांति का नेतृत्व है जो नव युवक को दे दो। इटली का एकीकरण 1871 में कॉन्ट काबूर ने किया। इटली का एकीकरण किसने किया? तो 1871 में कॉन्ट काबूर ने किया। इटली की एकता का जन्मदाता नेपोलियन था। इटली की एकता का जन्मदाता कौन था? नेपोलियन। गुलाबों का युद्ध कहां हुआ था? लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। गुलाबों का युद्ध कहां हुआ था? देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने लास्ट पेज तक पहुंच गया वर्ल्ड हिस्ट्री का। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो काफ़ी आपको पसंद आ रहा होगा। तो थोड़ा सा बचा, इसको भी हम कंटिन्यू करते हैं। और उसके पहले बढ़ने से पहले आपको बता दें कि मेरे द्वारा एडिटोरिया का करंट अफेयर्स वार्षिकी 2024 का प्लेलिस्ट लिंक में, डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है, उसे आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे आई बटन में क्लिक हो जाएगा, उसे आप देख सकते हैं। एंड स्क्रीन पे भी दिखेगा, उसको भी देख सकते हैं। और बहुत सारे मॉडर्न हिस्ट्री के, एंसेंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री का भी हमने वीडियो कंप्लीट करा दिया है, तो उसे भी जाकर देख सकते हैं। और ये वर्ल्ड हिस्ट्री का ऐसा वीडियो आपको कहीं मिलेगा नहीं, एक ही वीडियो में आपका पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। मात्र 1 घंटे की वीडियो है। शुरुआत करते हैं। इसलिए गुलाबों का युद्ध कब हुआ था? तो 1455 से 1485 ईस्वी के बीच इंग्लैंड में गुलाबों का युद्ध हुआ था। 1455 से 1485 के बीच। इंग्लैंड की क्रांति देखते हैं। इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1642 में हुआ था। इंग्लैंड में गृह युद्ध, सिविल वार चला था चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1642 में। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1688 में हुई। उस समय इंग्लैंड का शासक था जेम्स तृतीय। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति, जिसे ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहा जाता है, यह 1688 में हुआ और उस समय इंग्लैंड का शासक था जेम्स तृतीय। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 1756 से 1763 के बीच में हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 1756 से 1763 में हुआ था। इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया। इस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा गया। इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया। इस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा गया। मैग्ना कार्टा सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था। मैग्ना कार्टा। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध ट्यूडर वंश से था। पूछ सकता है क्वेश्चन कि एलिजाबेथ प्रथम का संबंध किससे था? तो ट्यूडर वंश से। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो 7 वर्षों तक इंग्लैंड में गृह युद्ध चला। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दी गई। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दी गई। गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को कैवेलियर कहा गया और संसद के समर्थकों को राउंड हेड्स कहा गया। गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को कैवेलियर कहा गया और संसद के समर्थकों को राउंड हेड्स कहा गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा आपको। एक ही वीडियो में कंप्लीट रूप से आपको वर्ल्ड हिस्ट्री कवर किया गया और यह सारे एग्जाम्स, वनडे एग्जाम जहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे, जैसे कि बिहार पुलिस में पूछे जाते हैं, बिहार दरोगा में पूछे जाते हैं और बीपीएससी पीटी में भी पूछे जाते हैं। तो उस तरीके से और भी जितने यूपीपीसीएस का एग्जाम है, जहाँ भी वनडे एग्जाम एसएससी में पूछे जाते हैं, जहाँ भी ऐसे एग्जाम में वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए यह वीडियो काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। सारे क्वेश्चंस का सवाल एक ही मात्र वीडियो में 1 घंटा के अंदर आपको मिल जा रहा है। तो आप कृपया इसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। यदि कोई भी वीडियो में मेरे द्वारा त्रुटि या गलत बताई गई हो तो उसे कमेंट में बताएं, उसको रेक्टिफाई कर लिया जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।